हाँ जी, शिखा गुप्ता, आपका कुछ क्वेश्चन है? सर जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो इसके टॉपिक्स अलग थे एंड जो स्टडी वो मटेरियल। एक्चुअली देखिए, हाँ, टॉपिक्स अलग नहीं थे उसके अंदर। स्टडी मटेरियल में जो शुरू में एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, मैं आज दोबारा से वो प्रेजेंटेशन आपको सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। उसका टॉपिक का नाम जो स्टडी मटेरियल में है वो इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज है। इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज के बाद जो है ना, वो वही टॉपिक है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है बस, उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ एनवायरमेंट बताएं, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, तो वो टॉपिक मैंने मॉडिफाई कर दिया है। आज की प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता दूंगा आज की क्लास में। ठीक है। ओके तो एक टॉपिक कम पढ़ाया था एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में, बस वो चेंज हुआ है, बाकी सब वही है। ठीक है। अंजलि, आपको आवाज आ रही है? अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए। विशाल, पूछना है आपको कुछ? बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। सर ये जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन? देखो यार, अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, तो मोस्ट लाइकली एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा। प्रोबेबली ओबीई होगा, जैसे पहले होता था ओपन बुक एग्जामिनेशन। लेकिन कंफर्म 100% नहीं कह सकते। एक बार आप रुक जाओ थोड़े टाइम, ये चीज हम कंफर्म कर लें एसओएल अथॉरिटी से, या फिर अगर कोई एसओएल अथॉरिटीज ने आपको कुछ बताया है, आपने वहां पे मेल करके देखा है एक बार? सर 11th मई को एक नोटिस तो निकला है डीयू से, जिसके अंदर लिखा है कि जितने भी पेपर है मई के बाद वो सब हम्म। फिजिकल मोड में लिए जाएंगे। अच्छा, अब मई उसके के बाद? हाँ, तो इसलिए इसीलिए मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। एक बार मैं भी एक बार एसओएल अथॉरिटी से कंफर्म कर लेता हूँ। होपफुली आई विल आंसर दिस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है। जी सर। और नेक्स्ट आपने जो कह रहे हो आप प्रेजेंटेशन जो सेंड करोगे वो कहाँ पे सेंड करोगे सर? ये अभी चैट के अंदर ही देखता हूँ मैं, यहाँ पर चैट में ही होना चाहिए। अब ये जी चैट का मोड ना, एक्चुअली इसका इंटरफेस चेंज हो गया आज की क्लास से। लास्ट क्लास तक डिफरेंट इंटरफेस होता था, यस सर। अभी कुछ यस। डिफरेंट इंटरफेस हो गया है। ये सर एक बार लास्ट क्लास वाली और ये वाली भी दोनों प्रेजेंटेशन सर सेंड हाँ करना हाँ, हो। दोनों दोनों ही शेयर करूंगा मैं। जी सर। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, स्वाति, आपको क्या पूछना है? राहुल कुमार शर्मा, राहुल कुमार सिंह, सॉरी, नहीं, सिन्हा, सिन्हा, सॉरी। राहुल कुमार सिन्हा। आपको स्वाति, आप बोलिए पहले अपना क्वेश्चन। एक मिनट राहुल, एक मिनट म्यूट करिए। स्वाति, कुछ बोलना है तो बताइए। स्वाति, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वाति, अगर आपके पास टाइप करने के लिए कोई ऑप्शन है चैट में, तो आप प्लीज चैट में लिख कर भेज दीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राहुल कुमार सिन्हा, आप बोलिए। ये पूछना चाह रहे थे कि आपका जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड कहाँ पे मिल राहुल, अपना माइक थोड़ा पास करके बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। आपका रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ पे मिले? हेलो, आवाज आपकी बहुत ज्यादा हल्की है, आई कांट हियर यू। अमन, अमन कुमार, आप बताइए क्या पूछना है? हेलो हेलो, हाँ जी अमन, बताइए। सर, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर हमारा पेपर कब से स्टार्ट होगा? पेपर की डेट शायद अगस्त में है यार। अभी तक जो डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट अवेलेबल है ना, टेंटेटिव एग्जाम डेट है, वो अगस्त में है। अच्छा, अगस्त में है। और हम्म। सर पेपर मतलब प्रोबेबल है कि ऑनलाइन होएगा? हाँ, लेकिन अभी ये विशाल ने जैसे कि बताया कि ये भी एक नोटिस है कि मई के बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। तो अभी 100% नहीं कहा जा सकता। आप नॉर्मल जैसे प्रिपेयर करते हो, आप ऑफलाइन के हिसाब से ही प्रिपेयर करो। ठीक है। अगर होगा तो कुछ नोटिस जल्दी आपके पास आ जाएगा। बाकी एसओएल अथॉरिटीज को एक बार लिख कर देखिए, कंफर्म कीजिए वहां पर, मेल करिए कि एग्जाम का मोड क्या होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। मैं भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। होपफुली नेक्स्ट क्लास में आपको बता पाऊंगा ज्यादा क्लियरली। जैसे
सर और जो ये आप अभी बोले थे कि हाँ मैं सेंड कर दूंगा पहले के भी और अभी की क्लास का भी, वो आप कैसे सेंड करोगे, कहाँ पे सेंड करोगे हमें मैं एक्चुअली लिंक शेयर कर रहा था यार, यहाँ ना थोड़ा सा वो चेंज हो गया है जो इंटरफेस है ना इनका। मैं चैट बॉक्स के इसलिए अंदर मेरे को क्यू समझ एंड, नहीं आ रहा है हाँ जी, सर, इसलिए मेरे को भी नहीं समझ आ रहा है कि आप कैसे सेंड करोगे तो हमें कहाँ से मिलेगा। मैं एक बार ये चीज ना देखो, टीम्स के ऐप पे वन ड्राइव के प्रेजेंटेशंस अपलोड करने का ऑप्शन पहले आता था, होपफुली अभी भी आता होगा, तो मैं एक बार अथॉरिटी से कंफर्म करता हूँ। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था एक कुछ स्टूडेंट्स ने, तो देखता हूँ उस पर भी शेयर कर सकता हूँ। सर अ, ग्रुप में सर मैं नहीं हूँ सर। हाँ वही ना, इसीलिए मैं उस ग्रुप पे नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं चाहता कि उस ग्रुप पे सारी, मतलब जिसको करना हो वो कर ले उस ग्रुप पे, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे करूँ जिसपे सभी अवेलेबल हो। यस सर, टेलीग्राम वगैरह से तो सर आप कर दोगे हाँ तो। टेलीग्राम नहीं, देखो वो तो अनऑफिशियल ग्रुप है ना, ये है दिक्कत, तो हम चाह रहे हैं कि किसी ऑफिशियल ग्रुप पे स्टार्ट करें। ये सर थैंक यू सर, जैसा भी सर करना तो मतलब ऐसा हमें प्रोवाइड हो जाए वैसे करना सर। जी जी जी, हाँ मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो भी पहुंचेगा। यस सर थैंक ठीक है। अच्छा मैं अभी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्या पढ़ाना है, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं प्लीज जो आपने 4 5 7 8 बार हैंड रेज कर रखे हैं उसे हटा दीजिए, वापस से मैं आपको क्वेश्चन सेक्शन के लिए बोलूंगा बीच में। अभी बस मैं थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा क्लास करेंगे, फिर उसके बाद आई विल कम बैक इन लास्ट 15 मिनट्स वंस अगेन फॉर योर क्वेश्चंस। तो अपने हैंड्स लोअर कर दीजिए, और वन टाइम, अगर देखिए मल्टीपल टाइम्स हैंड रेस करने से ना कंफ्यूजन हो रही है कि आप एक बार हटा भी देते हो तो दिक्कत होती है, तो जस्ट रेज इट वन टाइम, जिसका भी हैंड रेज होगा वन टाइम में भी मुझे दिख जाएगा, तो मैं आ जाऊंगा वापस इसमें। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं लास्ट के 15 मिनट्स में एक और बार आपके डाउट्स ले लूँगा। So I hope everybody is able to see my screen. तो टॉपिक जो है सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट का, हमारे एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट बना भी इकोसिस्टम से है, ठीक है, और उसका फंक्शन भी इकोसिस्टम की वजह से होता है, यानी वो काम भी इकोसिस्टम की वजह से करता है। तो इकोसिस्टम बेसिकली है क्या, इकोसिस्टम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हम हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, ये सब इंटरैक्ट कर रहे हैं अपनी नॉन लिविंग सराउंडिंग से। हमारी नॉन लिविंग सराउंडिंग क्या है, प्लांट है, सॉरी लाइट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यानी ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स का इंटरैक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। The theme of the ecosystem हेलो is सर। energy. हेलो, हाँ हेलो जी, जी मैम। सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। मैम कर दिया है मैंने ऑलरेडी, आपको मेरा दिख नहीं रहा स्क्रीन? नहीं सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है मैम? सर ये ऊपर 3 डॉट्स होंगे आपके, जहाँ पे चैट मोर का का ऑप्शन ऑप्शन है, आता है। हाँ जी। हाँ जी, वहाँ 3 डॉट्स में वहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ पे ऑप्शन अच्छा आएगा स्टार्ट स्टार्ट। रिकॉर्डिंग नीचे का, अच्छा रिकॉर्डिंग भी अब मुझे ही स्टार्ट करनी है मैम? हाँ जी सर। अच्छा समझ गया मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। ओके थैंक यू। ओके हाँ तो हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, इकोसिस्टम। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। और लिविंग कंपोनेंट जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, हम भी एनिमल्स में इंक्लूडेड होते हैं, किंगडम होते हैं। और
उनका इंटरैक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या है? लाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है। अच्छा, द थीम ऑफ द इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो। तो इकोसिस्टम का थीम क्या है? एनर्जी फ्लो, यानी कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। बेसिकली जैसे सन से बेसिकली सारी की सारी लाइफ को एनर्जी मिल रही है अर्थ पर। ठीक है, जो भी लाइफ फॉर्म्स है उनको एनर्जी किससे मिल रही है? वो सन से। वो सन की एनर्जी ट्रैप होती है पहले प्रोड्यूसर्स के अंदर जा रही है, प्लांट्स के अंदर, प्लांट से प्लांट ईटर्स के अंदर आ रही है, प्लांट ईटर्स से एनिमल ईटर्स के अंदर जा रही है। तो ये धीरे धीरे करके हम इस चीज को समझेंगे और डिटेल में। ठीक है। इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम में आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ले लेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किसे बोलेंगे? जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। एक्वेटिक इकोसिस्टम किसको बोलेंगे? जो वाटर बेस्ड इकोसिस्टम्स है। ठीक है। तो मेनली दो टाइप के इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स और एक्वेटिक इकोसिस्टम। उनको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है टेरेस्ट्रियल में भी, जैसे कि डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब उनके ऑब्वियसली स्पेसिफिक नेम्स है। वी विल गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर बेस्ड है उसके अंदर भी सब टाइप्स हैं, फिर कि लेक है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं। ठीक है। अच्छा, तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, इस पे क्वेश्चन ज्यादा है आपके कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम, हाउ डू यू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट है और एक एबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें आ जाएंगे, इसको फर्दर डिवाइड किया प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में। प्रोड्यूसर जो फूड प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट एनर्जी यूज करके, ठीक है, नॉन लिविंग एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी को यूज करके जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। और जो उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हर्बीवोर्स जो हो गए, जैसे कैटल्स हो गए, ठीक है, वो क्या हो गए? कंज्यूमर्स। ठीक है। और हम भी कंज्यूमर हो गए, क्योंकि जो सनलाइट हम भी प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, हालांकि एनिमल्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो जाते हैं। फिर डिकम्पोजर्स क्या है? जब ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर डेड हो जाते हैं, व्हेन देयर बॉडीज डाई, जैसे प्लांट्स और एनिमल जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडीज को डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोजर्स। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी वो तीन कैटेगरीज हैं? वो तीन कैटेगरीज हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। सिमिलरली एबायोटिक कंपोनेंट जो है यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, उसको भी तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। चार कंपोनेंट्स हैं उसके एबायोटिक कंपोनेंट्स, लाइट, हीट, वाटर एंड सॉइल। ठीक है। तो ये हो गया लाइट, हीट, वाटर एंड सॉइल। तो एयर भी बेसिकली इसके अंदर आना चाहिए एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, तो आपने उसको इंक्लूड कर लोगे इसके अंदर। ठीक है। फिर बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है प्रोड्यूसर्स। ठीक है। प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफ्स। सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर की बात की जाएगी। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में देखा, सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट क्या था? प्रोड्यूसर्स, दूसरे कंज्यूमर और तीसरे डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स क्या है? प्रोड्यूसर्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स बेसिकली। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं किसे? आपने 12th क्लास में भी पढ़ा। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है। जो अपना खाना खुद बना सकते हैं सनलाइट की एनर्जी को यूज करके, वो प्रोड्यूसर्स हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड बना पाए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट को यूज करके, जिनके अंदर बेसिकली क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, वो सभी प्रोड्यूसर्स के अंदर आएंगे। ठीक है। तो सारे ग्रीन प्लांट्स, उसके अलावा एल्गी जो होती है, या साइनोबैक्टीरिया, प्लांट पानी के ऊपर आपने कभी लेक में पड़ा हुआ देखा, ग्रीन ग्रीन कलर की काई जम जाती है, वो एल्गी है बेसिकली। ठीक है। दैट इज आल्सो एन ऑटोट्रॉफ। वो अपना खाना सनलाइट को यूज करके बना सकती है। साइनोबैक्टीरिया ऑब्वियसली इतने छोटे होते हैं कि वो आपने कभी अपनी आंखों से देखे नहीं होंगे। ठीक है। बट पानी के अंदर ही होते हैं ये भी। उसके बाद दूसरे जो पार्ट है इस चीज के बायोटिक कंपोनेंट का, वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ्स है। हेटेरोट्रॉफ्स यानी कि ये वो खाना खाते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस किया है। तो दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर द नेचर, फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द नेचर टू गेट देयर एनर्जी। तो अपनी एनर्जी कंज्यूम, अपनी एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। अब कंज्यूमर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर वो है, वो एनिमल्स जो ग्रास खा रहे हैं, जो बेसिकली प्लांट्स को खा रहे हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं यानी शाकाहारी जो एनिमल्स हैं बेसिकली, वो प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे। ठीक है।
प्योरली शाकाहारी, आप मत बोलो कि मैं इंसान भी उसी के अंदर है, क्योंकि इंसान दोनों टाइप के हैं, ऐसे हैं भी हैं जो वेजिटेरियन हैं, ऐसे भी हैं जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों डाइट खाते हैं। तो इंसान प्राइमरी कंज्यूमर नहीं हुआ टेक्निकली। हाँ, अगर कोई इंसान ऐसा है जो प्योरली वेजिटेरियन है और उसने अपनी जिंदगी में खाया ही नहीं है कोई और बस वो इंसान, फिर हाँ, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर बनने के लिए आपको ये भी होने पड़ेगा कि आपने मिल्क भी नहीं पिया है फिर, बिकॉज मिल्क इज ऑल्सो अ प्रोड्यूस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रॉपरली वीगन जिसे कहते हैं ना, द पीपल हु आर वीगन, जो ना तो एनिमल्स को खाते हैं ना एनिमल्स के थ्रू प्रोड्यूस हुई भी कोई चीज खाते हैं, वो प्रॉपर प्राइमरी कंज्यूमर हुए। ठीक है, मोस्टली ह्यूमंस तो अगर वेजिटेरियन भी है इंडिया में एटलीस्ट जो है वेजिटेरियन भी है, तो वो मिल्क एंड पनीर और ये सब मिल्क प्रोड्यूस एनिमल प्रोड्यूस तो खाते ही है ना कम से कम थोड़ा बहुत, अगर एनिमल्स को डायरेक्टली नहीं खा रहे हैं तो खैर प्रॉपर जो कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर हुआ वो क्या हुआ, ग्रास हॉपर्स, रैबिट्स, गोट्स, ठीक है, डियर, बफलो, क्योंकि ये क्या खा रहे हैं, सिर्फ प्लांट्स को ही खा रहे हैं। हाँ, ये मिल्क पी रहे हैं, आप सोचोगे कि मिल्क तो ये भी पीते हैं जब ये बच्चे होते हैं छोटे, रैबिट्स या गोट्स, बट वो अपनी ही मदर का मिल्क पीते हैं ना, किसी और एनिमल का नहीं पीते, हमारी तरह, इंसानों की तरह। ठीक है, वी आर ड्रिंकिंग द मिल्क ऑफ गोट्स एंड बफलोज एंड काउज एज वेल, तो दैट इज वाई वी आर नॉट प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, जो एनिमल्स को खाते हैं, बेसिकली कार्निवोरस जो होते हैं उनको बोला जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, दे कैन नॉट डायरेक्टली ईट द प्रोड्यूस सोर्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को नहीं खा सकते, दैट इज प्लांट्स को डायरेक्टली नहीं खा सकते, वो हर्बीवोर्स को ही खाते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे फ्रॉग, जैकल, स्नेक, इसमें टाइगर ये आ जाएंगे। ठीक है, फिर टर्शरी कंज्यूमर क्या है, टर्शरी कंज्यूमर वो हो गया जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, जैसे टाइगर्स, लायंस, वल्चर्स, काइड, यानी टॉप प्रेडेटर्स जो है बेसिकली। ठीक है, टॉप प्रेडेटर्स जो है उनको टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर कंसिडर किया जाएगा। फिर तीसरा जो कंपोनेंट था बायोटिक का, तीसरा जो पार्ट था बायोटिक कंपोनेंट्स का, वो थे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स। तो क्यों बोलते हैं इन्हें डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये क्या खाते हैं, ये जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है एनवायरनमेंट का, यानी कि डेड प्लांट या डेड एनिमल को खाते हैं ये। ठीक है, इनको सैप्रोफाइट्स या स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है नेचर का, and they can be called as detrivores. Detrivores का मतलब क्या है, detri means जो है dead particulate organic matter। ठीक है, particulate यानी छोटा छोटा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको खाने वाले को डेट्रीवोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का, वरना क्या होगा, डेड बॉडीज हमारे एनवायरनमेंट में जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इवेंचुअली तो मरेंगे ही ना सारे, एवरीबॉडी, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी डाइज एट सम मोमेंट, तो देयर डेड बॉडीज विल स्टे लाइक दैट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब तक इतनी डेड बॉडीज हो चुकी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की और ह्यूमंस की कि हमारे रहने के लिए जगह नहीं होती, इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स की वजह से ही हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है बेसिकली, और हमारी कंप्लीट साइकिल होती है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो भी मिनरल्स आ रहे हैं, जो भी हमारे अंदर कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के, वो कहाँ से आए, नेचर से आए। तो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करके हमें वापस उन कंपोनेंट्स को नेचर में ही पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द साइकिल ऑफ लाइफ बेसिकली। ठीक है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये बायो, ये लिखा हुआ है ना, देखो सेकंड पॉइंट में, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्लीशन ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, एग्जांपल इनके कौन होते हैं डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई और अर्थवॉर्म जैसे एनिमल्स जो हैं या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए बायोटिक कंपोनेंट, तीनों बायोटिक कंपोनेंट मैंने एक एक करके आपको दिखा दिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब जो है एबायोटिक कंपोनेंट को पढ़ेंगे हम। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है, यानी ऐसे कंपोनेंट जिनकी जो बायोटिक कंपोनेंट को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में। अब वो नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या क्या बताए थे मैंने आपको, एयर, वाटर, सॉइल एंड लाइट। ठीक है, तो इनको भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स और इडाफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या हो गए, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन, ये हो गए क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। इडाफिक फैक्टर क्या हो गए, इडाफिक फैक्टर हो गई सॉइल। ठीक है, तो इडाफिक फैक्टर हो गई सॉइल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर जो भी चीजें बेसिकली वो सारे इडाफिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है।
क्या है वो दो टाइप, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड इडाफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे सबसे पहले। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में सबसे पहला है लाइट। लाइट जो है एसेंशियल है अर्थ के ऊपर लाइफ को मेंटेन करने के लिए। लाइट इज वेरी एसेंशियल। इफ आवर सन डिसअपियर्स, all life on earth will completely disappear, because all life on earth needs some form of light. There are obviously organisms who grow completely in dark. For example, there are animals living in the very very deep oceans. समुद्र की बहुत गहराई के अंदर भी एनिमल्स होते हैं जो जहाँ पे सनलाइट पहुंचती नहीं है वहां तक, ठीक है। बट दोज आर वेरी फ्यू। मोस्ट लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स लाइट फॉर इट्स सर्वाइवल। तो ये एसेंशियल फैक्टर है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, स्पेशली प्रोड्यूसर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए और डिकम्पोजर्स के लिए भी। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल which in turn eaten by the heterotrophs and ultimately by the decomposers. Then second importance क्या है लाइट की। लाइट जो है वो क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल जो होता है उसी की मदद से तो प्लांट्स फूड बना पाते हैं, तो क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए लाइट जरूरी है, ठीक है। प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। लाइट डिसाइड्स द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट इन द डिफरेंट रीजन। तो कितनी लाइट पड़ रही है किस रीजन के अंदर, लाइट का ड्यूरेशन। जैसे क्या होता है कि किसी रीजन के अंदर लाइट का ड्यूरेशन कम है, किसी रीजन में लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा है। उसी बेसिस पे प्लांट्स की फिजियोलॉजी, यानी प्लांट्स कैसे होंगे, बहुत लार्ज प्लांट्स होंगे या बहुत स्मॉल प्लांट्स होंगे। जहाँ लाइट कम पहुंचेगी वहां पे स्मॉल साइज के प्लांट ग्रो करेंगे, जहाँ लाइट ज्यादा पहुंचेगी वहाँ लार्ज बड़े बड़े प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को भी लाइट कंट्रोल करती है। लाइट जब ज्यादा होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। स्टोमेटल मूवमेंट, प्लांट का जो स्टोमेटा होता है लीफ पे, जिसकी मदद से प्लांट ब्रीथ करता है बेसिकली, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है और वाटर को इवेपोरेट करता है। स्टोमेटा छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं लीफ पे, ये कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा ये भी लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो समर मंथ्स के अंदर ज्यादा होती है, वो डिसाइड करती है विंटर मंथ्स में और समर मंथ्स के अंदर कि कौन से टाइप के फ्लावर्स ग्रो करेंगे। व्हाट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेचर आर डिफरेंट। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए क्यों जरूरी है लाइट। तो एनिमल्स का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब आपकी बॉडी क्या चीज डिकम्पोज करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, आपकी बॉडी में कब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का डिकम्पोजिशन होगा, कब आपकी बॉडी फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को स्टोर करेगी, वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है लाइट, ठीक है। लाइट लाइट क्या प्रेजेंट में हो या एब्सेंस में हो उस पर डिपेंड करता है आपका मेटाबॉलिज्म बहुत, ठीक है। बहुत सारे आपकी बॉडी में हार्मोन्स और एंजाइम हार्मोन्स हैं जो लाइट की मदद की वजह से एक्टिवेट होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में जो लाइट की वजह से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद विजन, ऑब्वियसली हमारे देखने के लिए हमें लाइट जरूरी है। पिगमेंटेशन, स्किन का पिगमेंटेशन जो होता है, स्किन कलर, वो डिपेंड करता है नेचुरल लाइट सोर्स पे। जहाँ नेचुरल लाइट सोर्स बहुत डायरेक्ट है वहां पे स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा होगा। मेलानिन कहते हैं इस पिगमेंटेशन को। तो स्किन का कलर डार्कर होगा। तो आप देखोगे जहाँ पे भी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे धूप ज्यादा होती है, मतलब जहाँ गर्मी ज्यादा होती है, सनलाइट की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पे लोगों का कलर डार्क होता है, ठीक है। जैसे इंडिया में, अफ्रीका के अंदर पीपल आर रिलेटिवली डार्कर। डार्कर कॉम्प्लेक्शन होने का रीजन क्या है, लाइट के अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन पिगमेंटेशन, मेलानिन पिगमेंटेशन डेवलप कर लेती है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनका रिप्रोडक्टिव फेज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। सर्केडियन रिदम, सर्केडियन रिदम यानी कि सोना जागने का जो रिदम्स है एनिमल्स की, वो भी लाइट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे, प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लांट जो है वो डेजर्ट इकोसिस्टम में ग्रो कर रहे हैं, या वो रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ग्रो कर रहे हैं, या एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। वो सब टेम्परेचर से डिसाइड होगा और उसके हिसाब से प्लांट की फिजियोलॉजी डिसाइड होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या जिस टेम्परेचर में रेंज में वो रह रहे हैं। अगर टेम्परेचर रेंज सूटेबल है तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, नहीं है तो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। समर ग्रोइंग प्लांट्स जो होते हैं विंटर ग्रोइंग प्लांट से डिफरेंट होते हैं दिखने में भी, ठीक है। जैसे समर ग्रोइंग प्लांट्स होंगे उनकी वीट लीव्स वाइड होंगी, बहुत ओपन लीव्स होंगी। जो विंटर ग्रोइंग प्लांट्स होंगे वाटर कंजर्व करने की वजह से उनकी लीव्स पॉइंटी होंगी, ठीक है, पॉइंटेड कोनिफेरस होंगी।
उसके बाद थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, लेक्स और इकोसिस्टम्स के अंदर टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि सरफेस का वाटर जो है, सरफेस लेयर का वाटर वो गर्म होगा, डीपर जैसे जाते जाओगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में वाटर जो है वो कोल्डर एंड कोल्डर होता जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर की वजह से ही थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन होता है और इन डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो वार्म वाटर के लिए अडेप्टेड हैं तो वो सरफेस पे रहेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर में अडेप्टेड हैं तो वो डीप ओशंस के अंदर रहेंगे। ठीक है, या डीप वाटर के अंदर रहेंगे। एनिमल्स के अंदर क्यों टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है? अब दो तरह के एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड जिनको एंडोथर्मिक बोला जाता है और कोल्ड ब्लडेड जिनको एक्टोथर्मिक बोला जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे हैं जैसे ह्यूमंस, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना भी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर चाहे 37 डिग्री सेल्सियस हो कि ना हो, ठीक है, सराउंडिंग में टेम्परेचर सर्दी में 10 डिग्री भी चला जाता है, 5 डिग्री भी चला जाता है, गर्मी में 40-50 डिग्री भी चला जाता है, 45 डिग्री भी चला जाता है, बट आवर बॉडी इज एबल टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, सर्दी में हीट प्रोड्यूस करके गर्मी के अंदर पसीना आता है जब आपको, उसके पर्सपिरेशन की वजह से आपकी बॉडी अपने आप को कूल रखने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड एनिमल जिनको बोला जाता है या एंडोथर्मिक एनिमल जिनको बोला जाता है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि मेंटेन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स लेवल पे। कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मिक एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, फ्रॉग्स और स्नेक्स जैसे कि। तो स्नेक्स जो है, इसीलिए जब बहुत सर्दी का या गर्मी का मौसम होता है तो वो अपने बिल में चले जाते हैं, गहराई में, समुद्र जमीन जमीन की गहराई में वो छोटा सा होल बना लेते हैं और उसके अंदर ही रहते हैं वो। जब तक सराउंडिंग टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर उनकी बॉडी के टेम्परेचर के कंफर्टेबल रेंज में नहीं आ जाता, तब तक वो बाहर नहीं आते। ठीक है, तो स्नेक्स आप देखोगे दिन में कभी हंट नहीं करते, स्पेशली जब बहुत गर्मी है तो वो रात में हंट करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, फ्रॉग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। इसके बाद है वाटर। तीसरा सॉरी दूसरा, हाँ, तीसरा जो नॉन अबायोटिक फैक्टर है वो क्या है, वाटर है। तो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एरिया डिसाइड्स द टाइप ऑफ इकोसिस्टम टू बी डेवलप्ड देयर। तो कितना वाटर एक पर्टिकुलर एरिया में, उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि वहां पर किस तरह का इकोसिस्टम डेवलप होगा। अगर पानी कम है तो अलग तरह का ड्राई इकोसिस्टम डेवलप होगा, एरिड रीजन का इकोसिस्टम डेवलप होगा, और पानी ज्यादा है तो उस तरह का इकोसिस्टम डेवलप होगा। जैसे फॉरेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो जहाँ पे बारिश ज्यादा पड़ती है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट डेवलप होते हैं, डेंस होते हैं वहाँ के फॉरेस्ट बहुत ज्यादा। अगर आप डेजर्ट में देखोगे जहाँ बारिश कम होती है तो वहाँ पर जो बुश बेस्ड फॉरेस्ट होंगे, यानी छोटे स्मॉल प्लांट्स होंगे और कांटे वाले प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, यानी कि सक्यूलेंट प्लांट्स होंगे जो वाटर लूज ना करें, स्मॉलर लीव्स वाले प्लांट्स होंगे, थॉर्नी फॉरेस्ट डेवलप होंगे वहां पर फिर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस और दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को वाटर कंट्रोल करता है। वाटर इज आल्सो एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एनिमल्स इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है बाय इवेपोरेशन। ठीक है, रेनफॉल एंड माउंटेन्स एंड ह्यूमिडिटी एंड कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर सब इस पे डिपेंड करते हैं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑल्सो डिसाइड्स द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो देयर। ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि किस तरह का डेसिडुअस फॉरेस्ट होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा या डेजर्ट होगा, ये डिपेंड करता है कितना रेनफॉल हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो विद द टाइप ऑफ वेजिटेशन different types of animals also started living in that particular geographic area. ठीक है, इसके बाद है एडाफिक फैक्टर्स। एडाफिक फैक्टर्स जो है वो सॉइल को बोला जाता है। तो सॉइल जो है वो नेचुरल रिसोर्स है that provides platform for the plants to grow and animals to dwell on it. ठीक है, तो सॉइल की मदद से ही सारी चीजें ग्रो कर रही हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, वो सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और उन प्लांट्स के ऊपर ही एनिमल सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉइल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सॉरी सॉइल को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले पीएच। जो सॉइल का पीएच है वो 6.5 से 7.5 की रेंज में होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूट्रल पीएच होता है। अगर आपको याद हो, 7 जो होता है एग्जैक्टली इट इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल पीएच, यानी कि ना एसिडिक ना बेसिक। तो 6.5 से 7.5 चल जाता है, यानी स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक चल सकता है। बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक पीएच सॉइल का नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो उसमें फिर प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसके बाद
मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल के अंदर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? सॉइल के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटेशियम, डिफरेंट टाइप के मेटल्स जो उनकी नेसेसरी, सोडियम, पोटेशियम ग्रोथ के लिए चाहिए, मैग्नीशियम, ये अलग अलग आयरन सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारे मिनरल्स हैं जो सॉइल के अंदर होने जरूरी हैं, तभी उसमें प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा, ठीक है। सॉइल का टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब सॉइल के अंदर जो ग्रेन्स हैं, यानी सॉइल की जो जो मिट्टी के दाने हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, या बहुत यानी बहुत ज्यादा बारीक मिट्टी है, या बहुत थोड़ी मोटी दाने वाली मिट्टी है। तो सॉइल का टेक्सचर ही डिसाइड करता है कि वो वाटर कितना होल्ड कर पाएगी। अगर सॉइल का टेक्सचर बहुत फाइन है, बहुत बारीक उसके दाने हैं, ठीक है, बहुत फाइन टेक्सचर है, तो इट हैज अ हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जब बारिश उसके ऊपर गिरेगी तो बारिश का पानी बहुत देर तक उसके अंदर रहेगा। लेकिन सॉइल अगर ग्रेनी है, यानी कि फाइन टेक्सचर नहीं, थोड़ा कोर्स टेक्सचर है, उसके मोटे दाने हैं सॉइल के अंदर, तो पानी गिरेगा, ज्यादा देर सॉइल गर्म नहीं रहेगी, उससे पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा कुछ तो, और कुछ जो है वो परक्यूलेट होके ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा। तो दैट सॉइल विल नॉट बी एबल टू होल्ड द वाटर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड देयरफॉर दैट वाटर विल आल्सो नॉट रीच द प्लांट्स ग्रोइंग इन दैट सॉइल, ठीक है। तो ऐसी सॉइल जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है, उसके अंदर प्लांट्स भी बहुत कम ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। बहुत लिमिटेड प्लांट्स होते हैं जो सॉइल के अंदर ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड्स से पहले मैं अभी तक के टॉपिक पे थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ, बस एक बार हैंड रेज करना यार, 4-5 बार मत करना, कंफ्यूजन होती है। यस सुमित कुमार, बताइए क्या पूछना। सर ये जो पहले पढ़ाया था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उसमें सर टर्सरी कंज्यूमर क्या होता है सर? टर्शरी देखो, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया जैसे प्लांट, तो सॉरी प्लांट को खाने वाला। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ग्रास हॉपर देखा है आपने? ग्रास हॉपर, टिड्डा जो होता है जो घास खाता है छोटी छोटी, ठीक है, जो यस पेड़ों के सर। पास पास घूमता रहता है, वो हो गया ग्रास हॉपर, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। उस टिड्डे को कौन खाएगा? उस टिड्डे को जनरली फ्रॉग्स खाते हैं या रैट्स खाते हैं, ठीक है। तो वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। अब फिर ये फ्रॉग या रैट जो है उसे कौन खाएगा? उसे स्नेक खा जाएगा, तो स्नेक हो गया टर्शरी कंज्यूमर। अगर स्नेक को भी कोई चीज खा जाए, जैसे वल्चर्स खा लेते हैं, गिद्ध या चील खा जाती है ना उसको, तो वो टर्शरी के ऊपर भी आ जाता है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। इसके अंदर लेयर बनती है, लेकिन क्या होता है, लेयर जो है वो 3 या 4 से ज्यादा कभी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हर लेयर के बाद एनर्जी कम होती जाती है। जैसे टिड्डा जो प्लांट को खा रहा है उसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, उस टिड्डे के अंदर 90% एनर्जी वो अपनी बॉडी में यूज कर लेगा, सिर्फ 10% एनर्जी उसको मिलेगी जो फ्रॉग उसको खाएगा, ठीक है। फिर फ्रॉग को जो स्नेक खाएगा उसको सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, उस स्नेक को जो वल्चर खाएगा उसे सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी। तो 3-4 लेवल के बाद एनर्जी ना के बराबर बचती है बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए लेवल्स बहुत ज्यादा नहीं होते। समझ आ गई बात? यस सर। और सर जो आपने प्रीवियस क्लास में इराक बरूचा की बुक हमें प्रोवाइड की थी सर, हम्म। तो उससे स्टडी करना है सर, या फिर जो हमें देखो बेस्ट तो वो तो मैंने इसलिए करी थी कि अगर किसी के पास गलती से अगर किसी को नहीं मिल पा रहा है स्टडी मटेरियल तो वो यूज कर ले। लेकिन बेस्ट ये होगा कि एसओएल का जो स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप उसी को यूज करो, और अगर वो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाता है एसओएल आके तो और भी बढ़िया है। नहीं तो अगर ऑफलाइन वैसे पढ़ सकते हो कंप्यूटर से या फोन से पीडीएफ फॉर्म में, तो बहुत बढ़िया है, वैसे ही पढ़ लो। बेस्ट मटेरियल वही है आपकी पढ़ाई एग्जाम के लिए। ओके सर। और इसका सर पीपीटी कहाँ पे आप शेयर करोगे सर? वही मैं यार देखता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे ना ये चैट बॉक्स खुल रहा था लास्ट टाइम तक, आज ही से ये कुछ ये प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है बिल्कुल। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो होपफुली यहीं पे कहीं ना कहीं करेंगे। मुझे खुद पूछना पड़ेगा अभी एसओएल में, क्योंकि मुझे यहाँ कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है अपलोड करने का फिलहाल तो। ओके सर। आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सर, तो आप हो सके तो उसमें भी सेंड कर उस पे देना भी सर। शेयर कर दूंगा, हाँ, लेकिन मैं एटलीस्ट यहाँ पे जरूर करना चाहता हूँ ना, क्योंकि उसमें अगर कोई स्टूडेंट ऐड नहीं होगा तो उसके लिए थोड़ा डिसएडवांटेज होगा। ये वहां पे भी कर दूंगा मैं डेफिनेटली, ठीक ओ, है। थैंक यू सर। कैसे रख दिया जाए?
हाँ अदिति बताइए आपको क्या पूछना है। सर हमारा लास्ट क्लास में हम जो यूनिट 1 पढ़ रहे थे वो हमारा उतना ही था, बस वो खत्म हो गया। हाँ यूनिट 1 ना इंट्रोडक्शन है, यूनिट 1 में ज्यादा नहीं है एक्चुअली। यूनिट 1 के अंदर एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था मेरा, तो मैं प्रेजेंटेशन के अंदर अपलोड करूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाली क्लासेस के अंदर उसे भी कवर कर दूं। एक छोटा सा टॉपिक स्टार्टिंग का था, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सॉरी 4 कंपोनेंट, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो वो टॉपिक मैं कोशिश करूंगा आने वाली 1-2 क्लासेस के अंदर कवर कर दूं। ठीक है, बस वो एक टॉपिक छूट गया था, बाकी उतना ही है जो मैंने आपको बताया। ओके ओके, थैंक यू सर। और ठीक सर एक बार टेम्परेचर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है, मैं टेम्परेचर वाली स्लाइड पे जाता हूँ। देखिए बताइए इसमें से क्या पूछना है आपको। हाँ मैं टेम्परेचर स्लाइड पे जा रहा हूँ। सर पूछना नहीं था, बस नोट डाउन करना था ये वाला एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, देखिए। सर इससे पहली वाली थी ना शायद टेम्परेचर की एक और। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट थी बस, वो इससे यही थी टेम्परेचर की स्लाइड। ठीक है सर, यही वाली देखनी थी एक बार। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका ना, आप फोन पे देख रहे हो ना। हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ काजल शर्मा बोलिए, आपको क्या पूछना है। सॉरी काजल का मैंने माइक अनम्यूट नहीं किया। हाँ जी काजल, आपको अनम्यूट कर दिया है, बताइए। What is circadian rhythm? हाँ जी, सर्केडियन रिदम का मतलब होता है सोने और जागने की साइकिल बेटा। किस टाइम पे एनिमल सोएंगे, किस टाइम पे जागेंगे, वो लाइट पे डिपेंड करता है। अंधेरा हो जाता है तो ज्यादातर हम तो लाइट जला के जागते रहते हैं ना, इंसान, एनिमल्स ऐसा नहीं करते। जब अंधेरा हो जाता है तो वो सो जाते हैं, जब लाइट जाती है तो आती है तो सो जाग जाते हैं। अब जैसे गर्मी के अंदर लाइट जल्दी आ जाती है, सूरज जल्दी उग जाता है तो जल्दी जाग जाते हैं। सर्दी में सूरज देर में उगता है तो देर में जागते हैं। यानी कि सोने जागने की जो रिदम है उसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो लाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है। हाँ विवेक आप बोलो क्या पूछना है। सर ये क्वेश्चन टॉपिक से थोड़ा अलग है। बताइए बताइए। सर जो बंदा 2 डिग्री परस्यू कर रहा है, एक एसओएल से और एक किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो अगर हम्म क्लासेस ऑफलाइन होती हैं एसओएल की और एग्जाम हम्म ऑफलाइन होते हैं, तो वो बंदा हम्म। फिर कैसे मैनेज करेगा, या वो मिस कर सकता है क्लासेस या देखो करना हाँ, पड़ेंगे? अब देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, एसओएल की क्लासेस कंपलसरी क्लासेस नहीं होती हैं। एसओएल की क्लासेस सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए होती हैं। आप अगर इसे नहीं भी अटेंड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए होती हैं कि आप बेटर स्टडी कर पाओ। एसओएल का मतलब ही यही है कि आपको सिर्फ एग्जाम देना पड़े। ठीक है, तो ये क्लासेस कंपलसरी नहीं है वैसे भी आपके लिए। ठीक है, तो एसओएल के साथ आप कोई ओके भी सर। सेकेंडरी परस्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ आपके एग्जाम क्लैश करें तो वो दिक्कत है, उसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसा आप कोर्स परस्यू कर रहे हो जिसके अंदर एग्जाम आपके क्लैश ना करें एटलीस्ट। बट जनरली ऐसा होता है कि एग्जाम्स डिजाइन यूनिवर्सिटीज जनरली ये सोचकर करती हैं कि एग्जाम्स क्लैश ना करें स्टूडेंट्स के, अगर कोई मल्टीपल डिग्री डिग्री परस्यू करना चाहता है। क्लासेस का कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि क्लासेस कंपलसरी नहीं है तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। सर हाँ सर एक और क्वेश्चन था कि हाँ जैसे जी। एक बंदे ने फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट कर लिया, किसी भी हम्म डिग्री को परस्यू कर लिया फर्स्ट ईयर हम्म तक, हम्म। उसको उसने ड्रॉप कर दिया, तो वो सर बाद में परस्यू कर सकता है या 2 साल बाद कंटिन्यू वहीं से कर सकता है, या उसे? देखो एक्चुअली अब ये 4 ईयर सिस्टम जो आ रहा है ना, उसमें तो ऐसा आ रहा है, अभी फिलहाल ऐसा प्रोविजन नहीं है। अब जो रेगुलर कॉलेजेस के अंदर आ रहा है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें तो आप किसी भी ईयर के बाद ड्रॉप कर सकते हो और रीपरस्यू कर सकते हो। बट आई थिंक आप लोग एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हो 3 ईयर प्रोग्राम में, तो इसमें ऐसा नहीं है। एसओएल में आई थिंक ऐसा नहीं है। बट हाँ ये इग्नू जो है ना, जो है, जो इग्नू भी पता है ना आपको, इग्नू से भी होता है ओपन लर्निंग प्रोग्राम। यस सर, यस सर, हाँ तो यस सर। वहां पे ऐसा है। वहां पे शायद, वहां पे भी ऐसा नहीं है, कभी भी परस्यू कर सकते हो। बट दे गिव एटलीस्ट, जैसे 3 ईयर की डिग्री है तो शायद उसको 6 ईयर्स देते हैं वो कंप्लीट करने के लिए, कि 6 ईयर्स में आप कभी भी कैसे भी उनको कुछ उनके कुछ क्रेडिट्स होते हैं जो आपको परस्यू करने होते हैं, कुछ सर्टेन क्रेडिट्स अटेन करने होते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स कर सकते हो आप। मिनिमम 3 ईयर, मैक्सिमम 6 ईयर। बट आई थिंक डीयू के अंदर ऐसा नहीं है एज फार एज आई नो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।
हाँ जी, अमन आपको क्या पूछना है बताइए। सर हमारा बुक कब से मिलेगा? बुक कब से मिलेगा? ऑफलाइन नहीं मिला है अभी आपको, आप गए थे एसओएल? यस सर, गया था, बस फर्स्ट सेमेस्टर का मिला था, अभी मिला नहीं है। अच्छा, अभी सेकंड सेमेस्टर का नहीं मिला है, तो यार मैं इसके बारे में वैसे देखो ऑनेस्टली मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि एसओएल का स्टाफ जो है ना, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनको इस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा होती है, बट मैं कोशिश करूंगा एक बार उनसे पूछ लूँ कि जब अवेलेबल हो जाएगा। वैसे तो देखो आपके पास मैसेज आ जाता है, तो मैं पहले से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तब तक ये है कि आप जो कॉपी है, ऑनलाइन कॉपी है, फोन पे यस सर। उसी से थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करो। फोन पे पढ़ लो या लैपटॉप है तो लैपटॉप पे पढ़ लो। और अगर तब तक के लिए चाहो तो थोड़े बहुत चैप्टर प्रिंट करा लो, अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पूरी बुक प्रिंट मत कराओ। जितना अभी पढ़ना है, जैसे एक चैप्टर पढ़ने का आपका मन है अभी, तो एक चैप्टर प्रिंट करा लो जब तक बुक नहीं मिल रही। तो ये टेम्पररी सोल्यूशन है फिलहाल तो। यस ठीक सर। है और सर हमारा सारा क्लासेस ऑनलाइन ही होगा? जी, अभी इस सेमेस्टर आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन होगी, नेक्स्ट सेमेस्टर से ऑफलाइन हो सकता है, अभी ये वाला सेमेस्टर तो एटलीस्ट ऑनलाइन ही है। सर नेक्स्ट सेमेस्टर से ऑफलाइन होगा मतलब? पक्का नहीं है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि सब कुछ खुल रहा है तो हो सकता है ये आपका भी ऑफलाइन खुल ही जाए, धीरे धीरे करके खुल रहा है सब। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। हाँ स्वाति बताइए आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, सर मेरे को ना एक बार आप प्लीज एक बार सिलेबस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? सिलेबस एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो आपके साथ यहाँ पे कुछ 9 आपको दो बुक दी गई है ना, दो, उसके अंदर 1 to 9 जो है वो यूनिट्स फर्स्ट बुक में दे रखे हैं, एंड 10 to 16 दूसरे में दे रखे हैं। तो ये यस सभी सर। यूनिट्स हैं, इसके अंदर टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स आप सिलेबस से एक बार टैली कर लेना, बुक के अंदर वैसे जितने टॉपिक्स हैं वही टॉपिक्स आपके उसमें भी हैं, सिलेबस में भी हैं। बट स्टिल अगर आपको लगे कोई टॉपिक एक्स्ट्रा या कम है तो आप उससे देख सकते हो। बाकी जो प्रेजेंटेशन है, मैं जो प्रेजेंटेशन करा रहा हूँ उसको देखिए आप मेनली। ठीक है, उसको देखिए और अपने बुक से थोड़ा बहुत टैली करिए अगर आपको लग रहा है। और सबसे देखो बेस्ट तरीका है प्रिपेयर करने के लिए, टेल यू, अगर आप एग्जाम के लिए वरीड हो तो सिंपल तरीका है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाइए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको एसओएल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओबीई वाले देख लो चाहे, और वैसे वाले भी देख लो। अगर एग्जाम ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन के भी पेपर्स, मैं कोशिश करूंगा प्रेजेंटेशन शेयर करूं और आपसे क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर कर दूं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए देखिए उस हिसाब से प्रिपेयर करिए अपने आप। सर मुझे ना एक बार ये जो आपने बताया था ना वाटर की इम्पोर्टेंस, वाटर नहीं सर, लाइट की इम्पोर्टेंस में सर्कैडियन रिदम था ना हाँ जी, सर, प्लीज एक बार उसको बता दीजिए। सर्केडियन रिदम का मतलब होता है जागने और सोने की साइकिल। ठीक है, आप किस टाइम सोते हो किस टाइम जागते हो, ह्यूमंस ने तो सब कुछ बिगाड़ दिया अपना सर्केडियन रिदम, बिकॉज वी हैव इन्वेंटेड लाइट। ठीक है, बट एनिमल्स जो जंगल में रह रहे हैं उनके केस में क्या होता है, जब लाइट आती है, सूरज उगता है तो वो जाग जाते हैं, जब सूरज डूबता है तो वो सो जाते हैं। जैसे जैसे सूरज उगने और डूबने का टाइम चेंज होता है, लाइट आने और जाने का टाइम बेसिकली चेंज होता है, वैसे वैसे उनकी सोने और जागने की साइकिल भी चेंज होती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि लाइट जो है वो सर्केडियन रिदम को अफेक्ट करती है। ठीक है, यस सर, समझ आ गया सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, खुशी आप बताइए, खुशी तोमर। खुशी तोमर आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सर आपने बताया कि प्राइमरी कंज्यूमर्स में ह्यूमंस नहीं आते मिल्क की वजह से, तो फिर ह्यूमंस कहाँ पर आएंगे कंज्यूमर्स की ह्यूमंस तीनों? आइडियली सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आएंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम प्लांट्स को खा रहे हैं, हम सेकेंडरी और टर्शरी दोनों में आ जाएंगे एक्चुअली। देखो हम प्लांट्स को अगर खा रहे हैं तो हम प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर हुए, राइट। और जब यस। हम एनिमल को खा रहे हैं, अगर हम मीट खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे चिकन मटन कोई सा भी टाइप का मीट खा रहे हैं, या एग्स खा रहे हैं, या मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस केस में हम टर्शरी कंज्यूमर हो गए। क्योंकि मान लो चलो आप मिल्क पी रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मिल्क किसका पी रहे हो आप, काऊ का या बफेलो का मिल्क पी रहे हो ना। उस काऊ और बफेलो ने क्या खाया, प्लांट खाया। ठीक है, तो यस। काऊ या बफेलो जो हुआ उस टाइम पे, काऊ बफेलो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और क्योंकि आपने काऊ या बफेलो का मिल्क पिया तो आप क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। ओके सर। तो आप जनरली ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, और कभी कभार हम प्राइमरी भी होते हैं अगर हम प्लांट्स खा रहे हैं, तो हम जो है दोनों कैटेगरी में आते हैं।
प्राइमरी में भी आते हैं और हम सेकेंडरी में भी आते हैं, ठीक है। ओके सर। सर एक और पूछना था हाँ कि जी जैसे हम सोल से 1 साल कर लेते हैं, उसके बाद हमें ड्यू में ही जाना है रेगुलर में, तो फिर हमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा डिग्री या फिर सेकंड ईयर से? नहीं नहीं, आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, क्योंकि एसओएल से रेगुलर में स्विच करने का ऑप्शन है, लेकिन इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। आपको एसओएल की अथॉरिटी से जाके बात करनी पड़ेगी, बट मोस्ट लाइकली जो है ये नहीं हो पाता है, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही स्विच करना पड़ता है, तो दोबारा से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता है जनरली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, उत्सव बताइए क्या पूछना है। उत्सव जायसवाल। हेलो सर, जी एम आई ऑडिबल सर? हाँ जी, हाँ जी, और ऑडिबल। सर मेरे को सर मुझे ये पूछना था सर कि पिछली क्लास के अलावा ये वाली जो क्लास में आपने स्लाइड्स बनाई है ये थोड़ी डिटेल्ड है सर, है ना? तो एग्जाम्स में मैं इसी स्लाइड्स को कंसिडर करके अगर इन्हीं स्लाइड्स को पढ़ लूँ तो सर मेरा हो सकता है ना? क्योंकि मैंने एक्चुअली देखो, बुक्स देखी, बुक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया हुआ है, तो वो थोड़ा यूजलेस सा फील होता हाँ है। देखो देखो, ऐसा है, आप ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, ठीक। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो और आप यू कैन एनालाइज ऑन योर ओन। आप 12th पास स्टूडेंट हो, ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चे तो नहीं हो कि आपको एक एक लाइन बतानी पड़ेगी। इफ यू आर स्मार्ट Yes, sir. इनफ यू विल नो कि कितना लिखना काफी। आप स्लाइड देखो और बुक भी देखो, ठीक है। ये सब्जेक्ट वैसे भी ऐसा तो नहीं है ना जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं या बहुत डिटेल लिखना है। इसके अंदर अगर आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिखते हो, एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश करो Yes, sir. स्मॉल पैराग्राफ्स में लिखने की। एक कहानी की तरह 4 पेज लिख दोगे तो उसमें टीचर को भी पढ़ना बोरिंग लगेगा जो चेक कर रहा है आपका एग्जाम, ठीक है, जो भी आपका Yes, पेपर sir. चेक कर रहा है। तो ट्राई टू मेक इट इनटू स्मॉलर पॉइंट्स और मेक इट इनटू फ्लो चार्ट्स, ठीक है। ट्राई टू राइट केस स्टडीज, तो डू इट लाइक दैट, Okay. ठीक है ना। And sir, one more thing, sir, one more या thing कि मुझसे पहले जो अम, इस एक लड़की ने पूछा था कि अगर हम डीयू में शिफ्ट हो सकते हैं सर। सर ऐसा ऐसा हो सकता है अगर एसओएल के इस फर्स्ट ईयर में मैं 90% से ऊपर ले आऊं तो वो कंसिडर कर सकते हैं वो डीयू के लिए मेरा सेकंड ईयर यार के उसके लिए? लिए प्रोसीजर आप पता करो। देखो हाँ, परसेंटेज ऑब्वियसली मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप परसेंटेज ज्यादा लो तो आप कंसिडर कर सकते हैं, बट उसमें ना जनरली क्या होता है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, यस सर। उस कॉलेज का जो टॉपर होगा ना, ठीक है, उससे ज्यादा यस मार्क्स सर। होने चाहिए आपके। ऐसा होता था पहले, ठीक है। अच्छा अब सर। एग्जैक्टली क्या स्कीम है, ठीक है, मैं भी ऑनेस्टली बोलूं तो मैं आपको बहुत ढंग से गाइड नहीं कर पाऊंगा इसके बारे में। यू विल हैव टू रन अराउंड एंड आस्क कि हाउ कैन यू डू इट, ठीक है। ओके। हाँ, बट इट इज डिफिकल्ट, दैट इज फॉर श्योर। तो सर और एसओएल में देखो, आप क्या? ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, आपका बीकॉम है ना, बीकॉम ऑनर्स कोर्स, यस सर। ठीक है। यस सर। एसओएल में स्कोर करना इज इवन मोर डिफिकल्ट देन स्कोरिंग इन रेगुलर कॉलेज। ओके सर। ओके सर। सर तो तो बट सर हाँ, आप क्या आई डोंट रिकमेंड वांट टू करते किल हो? योर होप, बट डेफिनेटली इफ यू वांट टू ट्राई, गो अहेड एंड ट्राई दैट। यस सर। यस सर। सर तो आप क्या रिकमेंड करते हो सर फिर? किस चीज के लिए स्विच करना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। व्हाट डू यू वांट टू परस्यू इन फ्यूचर, उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ, ठीक है। यस सर। अगर आप सिर्फ बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो उस टाइम पे एसओएल से, और कुछ नहीं कर यस रहे सर। साइड में, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप सिर्फ एक कॉरेस्पॉन्डेंस यस सर। कोर्स करके घर पे बैठे हो, तो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। ज्यादातर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं एसओएल में आते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीए, सीएस, सीएमए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, या मार्केटिंग में कुछ कोर्स करना है, डू एनीथिंग, ठीक है। ओके सर। तो डोंट ट्राई टू गेट इनटू रेगुलर कॉलेज नाउ, वो ज्यादा कम्बरसम प्रोसीजर है और उसका कुछ नहीं है। अगर आपकी परसेंटेज आती है और आप रेगुलर में शुरू से ले लेते तो बात अलग थी, लेकिन अब उस चीज लाइन में भागने की कोशिश मत करो, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। इंस्टेड एनरोल इन सम कोर्स दैट इज यूजफुल। क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मैं बहुत अच्छा गाइड नहीं कर सकता कि आपके फील्ड में कौन से कोर्सेज हैं, लेकिन आप अपने ही दोस्तों से पूछो, आसपास, या अपने टीचर से पूछो जो आपको कॉमर्स में, आपने अकाउंटेंसी के आपके या इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, बिजनेस स्टडीज, उनके जो भी टीचर्स थे, आपके ट्यूशन टीचर्स थे या स्कूल टीचर्स थे, उनसे पूछो कि आपको आइडियली कौन से कोर्सेज परस्यू करने चाहिए एक्स्ट्रा। खाली बीकॉम ओके ऑनर्स कॉरेस्पॉन्डेंस से करके काम नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।
हाँ जी राहुल, आपको क्या पूछना है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, ये पूछ रहे थे कि आपका जो लास्ट लेक्चर था उसका रिकॉर्डेड वाला वीडियो कहाँ मिलेगा, मतलब, और ये वाला यार भी। लास्ट आज का रिकॉर्डिंग के लिए तो इन्होंने मुझको बोला है कि मैं रिकॉर्ड करूं। लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग वो एसओएल ने ही किया था, तो हो सकता है वो अपलोड अभी तक नहीं हुआ हो, क्योंकि लास्ट अभी 2 दिन पहले ही हुआ है, तो हो जाएगा होपफुली जल्दी। एसओएल की वेबसाइट पे ही मिलेगा, जहाँ सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलते हैं ना नॉर्मली, वहीं पे ही मिलना चाहिए। तो हो सकता है क्योंकि अभी 2 ही दिन हुआ है, तो वो कुछ टेक्निक पीछे से काम ज्यादा हो उनके पास, और इस वजह से अपलोड नहीं हुआ, बट हो जाएगा सारा वीडियोस अपलोड इवेंचुअली। ठीक है। और कुछ भी पूछना है राहुल? नहीं सर, ठीक। थैंक यू। हाँ जी हर्ष शर्मा, बताइए आपको क्या पूछना है? हर्ष शर्मा, आपको कुछ पूछना है? हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी आ रही है, बताइए। सर सर मेरा क्वेश्चन था कि जो सर अभी कह रहे थे कि टेलीग्राम पे आप करते हो, तो सर कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है वो? हम तो ज्वाइन ही नहीं है सर उसमें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो कुछ स्टूडेंट ने बनाया था ग्रुप। मैं ऑफिशियली ही वो करूंगा, टेलीग्राम पे नहीं करूंगा सिर्फ मैं। ठीक है, मैं करूंगा ऑफिशियल ग्रुप पे ही, किसी किसी टीम्स के ऐप पे ही मैं करूंगा। टेलीग्राम पे भी कर दूंगा, जो स्टूडेंट है जो वहाँ एक्सेस है वो कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो ग्रुप जो है कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया। आई एम नॉट ऑफिशियली अलाउड टू मेक एनी ग्रुप फ्रॉम एसओएल। ठीक है, एज अ टीचर मैं कोई अनऑफिशियल ग्रुप नहीं बना सकता हूँ। तो वो कुछ स्टूडेंट ने बनाया था, मुझे ऐड कर दिया था, इस वजह से उस ग्रुप में हूँ, तो मैं वहां भी शेयर कर दूंगा। बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस ग्रुप पे जाएगा, पहले यहीं पर आएगा एसओएल की वेबसाइट इसी पे। ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ जी बताइए। सर जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हुए थे ना, तो सर हाँ। उसमें कुछ, मतलब मैं अपना बताऊं तो सर, एक पेपर था मेरा इंग्लिश का। उसमें क्या हुआ सर, मैं ईमेल पे मैंने करा था अपलोड, वहां से फिर रिप्लाई आया 1 वीक बाद कि आपके 2 पेपर अपलोड हो गए हैं। फिर मैं DUSOF में भी गया, मैंने कहा मैंने 4 अपलोड करे थे, वहां पे सिर्फ 2 ही शो दिखा रहा है। मेरे पास मेल आया, अच्छा। उन्होंने बोला कि इसमें मेरी गलती नहीं है। तो मैंने कहा सर मेरी क्या गलती है फिर इसमें? मैंने तो अपनी तरफ से 4 अपलोड करे। तो सर सॉल्यूशन क्या है इसका फिर अब? आप एसओएल के अंदर ही एक रिटर्न एप्लीकेशन दो। ठीक है, और जो 4 पेपर आपने अपलोड किए थे वो लिखे होंगे ना, हाथ से लिख के ही तो अपलोड किए होंगे, यस है ना? तो वो लिखे हुए ओरिजिनल पेपर्स की फोटो कॉपी करो। ठीक है, ओरिजिनल अपने पास ही रखना, उसकी फोटो कॉपी भी साथ में अटैच करो एप्लीकेशन के। ठीक है, और जो मेल आपने किया था उस मेल की भी कॉपी अटैच करके फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन दो एसओएल के अंदर एक बार। ठीक सर है। एसओ अंदर जाके जहाँ पे मैंने वो लाइब्रेरी थी सर, वहां पे उनको देनी होगा? नहीं, एसओएल के अंदर जो आपका जो भी हेड ये डिपार्टमेंट है ना, कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट जो भी है, जहाँ पे भी आप करते हो, मेल भी करो एक तो, ये चीज दोबारा से फिर से मेल करो उनको ही, क्योंकि मेल भी इंपॉर्टेंट है और फिजिकल फॉर्म में भी एप्लीकेशन। तो वहां पे जाके आप बात करोगे ना, कहाँ एप्लीकेशन देनी है मुझे, मेरा ऐसा इशू है, तो वही बता देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव की मुझे भी उतनी नॉलेज नहीं है एग्जैक्टली कहाँ देनी है, बट वो आपको बता देंगे डेफिनेटली। ठीक है। और सर अगर बाद में मतलब कि कुछ होता है तो फिर इसके लिए कुछ एक्शन वगैरह लिया जाएगा या फिर नहीं? नहीं नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा यार? अगर आपने पेपर पूरा किया है और उसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो अनफेयर है आपके साथ। यस सर। ठीक है, आप लिखो, ऐसा कुछ नहीं है, होगा ठीक प्रॉब्लम। एप्लीकेशन में सर क्या वही प्रॉब्लम जो है वही लिख के दे हाँ दूंगा? हाँ, जो प्रॉब्लम हुई है वही, कि मैंने अपलोड किए थे 4 पेपर, बट 2 ही सेंड हुए, और मेरे पास पूरे 4 पेपर्स हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ जी काजल शर्मा, आपको क्या पूछना है? काजल शर्मा, आपको पूछना है कुछ? सर व्हाट इज सबस्ट्रेटम? सबस्ट्रैटम किसी भी चीज के बॉटम को कहते हैं, बेस को कहते हैं। किसी भी चीज का बेस जो होता है उसे सबस्ट्रैटम बोला जाता है। ठीक है, सबस्ट्रैटम, जैसे सॉइल का सबसे नीचे लोअर लेयर जो होगी उसको सबस्ट्रैटम बोला जाएगा। कुछ स्पेसिफिक डाउट है, मतलब सबस्ट्रैटम ही बस का मतलब, सबस्ट्रैटम का मतलब पूछना है आपको या फिर?
नो सर। ठीक है। नेहा कुमारी, हाँ जी बताइए, आपको क्या पूछना है? इस चैप्टर में एक टॉपिक है प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, और ये नेट प्राइमरी अभी प्रोडक्टिविटी। जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब पूछना ना, अभी आप आगे के क्वेश्चन पहले से क्यों पूछ रहे हो? पढ़ाने तो दो। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी युवराज बताइए, आपको क्या पूछना है? Sir, I have a doubt that हाँ at the time of placement, हम्म regular graduate को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है in comparison to actual graduate. हाँ ऑफ कोर्स यार, आपके देखो पहली बार प्लेसमेंट के टाइम पे कॉलेजेस के अंदर तो प्लेसमेंट के लिए कॉलेजेस आते ही हैं। आपके साथ तो कोई कॉलेज नहीं है ना आपके पास तो बेसिकली जहाँ पे प्लेसमेंट होगी। अगर आप अप्लाई करते हो कहीं पे, जैसे किसी कंपनी में एक रेगुलर स्टूडेंट कॉलेज अटेंड किया हुआ स्टूडेंट आ रहा है और एक आप आ रहे हैं, तो उनके दिमाग में पहले से तो ये चीज़ होती ही है कि इस इंसान ने रेगुलर कॉलेज अटेंड किया है, ठीक है, और आप कॉलेज नहीं गए हो, तो आपके पास कुछ अदर स्किल्स होने चाहिए अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं तो, ठीक है। यू हैव परस्यूड सम कोर्स, ठीक है, या फिर यू हैव वर्कड। अगर ऐसा होता है कई बार 12th के बाद ही कई कंपनीज है जो आपको, आप क्योंकि साथ में बीकॉम परस्यू कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कोई जॉब कर सकते हो। जॉब नहीं तो कई मार्केटिंग के कोर्सेज कर सकते हो, बहुत सारे, मतलब देयर आर सेवरल कोर्सेज। आपकी फील्ड में बीकॉम ऑनर्स से हो, क्योंकि मैंने फिर से वही बात बोल रहा हूँ जो मैंने बोला अभी, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से और आप कॉमर्स से हो, तो मैं बहुत सही इंसान नहीं हूँ आपको गाइड करने के लिए, बट इतना मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, डोंट जस्ट परस्यू बीकॉम ऑनर्स। कॉरेस्पॉन्डेंस से करने का फायदा सिर्फ ये मत सोचो कि उन्हें कॉलेज जाना पड़ रहा है, हम घर बैठे बैठे कर लेंगे। घर बैठना नहीं है आपको, आपको बीकॉम ऑनर साइड में करना, और उसके साथ में आप उनसे बेटर बन सकते हो रेगुलर कॉलेज वालों से बाय परस्यूइंग सम अदर डिग्री। रेगुलर कॉलेज जाने वाले के बाद जो बीकॉम ऑनर्स करेगा उसके बाद सिर्फ बीकॉम ऑनर्स की नॉलेज होगी, आगे बाद बीकॉम ऑनर्स प्लस समथिंग एल्स कैन बी देयर, ठीक है। Yes, sir, one अगर more आप, question. हाँ जी Sir, SUL से रेगुलर कॉलेज नए तरीके से करने जैसे अभी हम करेंगे इस सेशन में, तो समझ नहीं आपका आया, क्या दोबारा से। सजेशन होगा, करना चाहिए? एसओएल से रेगुलर कॉलेज में शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हो? यस। यार मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है उसमें, जितनी मेहनत और लगेगी उसका कोई फायदा है नहीं। इससे बढ़िया है कि आप इस पॉइंट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इस टाइम पे ना, जैसे मार्केट डेवलप हो रही है ना आगे, इस टाइम पे स्किल की वैल्यू है रादर देन योर कॉलेज, ठीक है। तो इस टाइम पे बेटर ये होगा कि आप अपना स्किल डेवलप कीजिए बाय परस्यूइंग सम अदर कोर्सेज। इस हैसल में मत पड़ो कि रेगुलर कॉलेज में स्विच कर लें, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी आकाश, आपको कुछ बोलना है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाँ जी। सर। सोल की वेबसाइट पे सर ब्लूप्रिंट अवेलेबल है सर, एनवायरमेंटल साइंस का सर, चैप्टर वाइज। हाँ जी सर वो कहाँ पर मिलेगा सर, सोल की वेबसाइट में किस ऑप्शन? एसओएल की वेबसाइट पे आप जाओगे, आप ये बुक चाह रहे हो ना कि बुक कहाँ मिलेगी, यही पूछना चाह रहे हो? नो सर, सर ब्लूप्रिंट सर, चैप्टर वाइज लेसन वाइज ब्लूप्रिंट एनवायरमेंटल सिलेबस जो है, साइंस का। सिलेबस। ब्लूप्रिंट क्या हो गया यार, सिलेबस ही तो होगा बेसिकली। सर मतलब कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज की, मतलब हाँ वो ये। सिलेबस, उसको सिलेबस ही बोलेंगे ना बेटा, वो सिलेबस ही तो यस बोलोगे सर, आप। यस सर। हाँ तो स्टूडेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जाओ आप, और वहां पे आ जाएगा आपका सिलेबस। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा। अच्छा आज अनफॉर्चुनेटली टाइम ऑलरेडी 10 मिनट एक्सीड हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं एक दो क्वेश्चंस और ले लेता हूँ। सॉरी अगर किसी का क्वेश्चन ना आंसर हो पाए तो प्लीज बुरा मत मानना। सुष्मिता कुमारी, आप बताइए आपको क्या पूछना है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। सर मुझे पूछना था, ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए सर, उनके रिजल्ट कब आएंगे?
रिजल्ट बेटा मैं एकेडमिक डिपार्टमेंट ही इसके बारे में बता पाएगा, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो रिलीज करते हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स चेक हो चुके हैं, इतना मैं बता सकता हूँ, बट रिजल्ट जल्दी ही रिलीज हो जाएंगे, होपफुली सून, इन अ मंथ और सो हो जाने चाहिए, मतलब होपफुली मई में हो जाने चाहिए या बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सर अगर फेल हो गए तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? अगली बार अगले थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, अभी नहीं। सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आपका एज इट इज हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम थर्ड में होता है। ऑड सेमेस्टर ऑड में दिया जाता है, इवन इवन में दिया जाता है। सारे एग्जाम दोबारा देने ही पड़ेंगे, जिस सब्जेक्ट में फेल हो गए वो थर्ड सेमेस्टर में दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अखिल अग्रवाल बताओ जल्दी से क्या पूछना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर मुझे पूछना था हेलो। हेलो, हाँ जी बोलो बोलो, क्या पूछना है। तो मुझे पूछना था जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं वो शो कहाँ पर होती है? ये SOL की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का एक ऑप्शन है या स्टूडेंट्स वाला ऑप्शन है, उसके अंदर भी आती हैं ये UG वीडियो क्लासेस करके आती है ओल्ड, या फिर वीडियो CBSC करके एक ऑप्शन आएगा SOL की वेबसाइट पे, उसमें आता है लिखा हुआ वीडियो क्लासेस का ऑप्शन, वहां जाकर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगी। ओके सर। और सर मुझे पूछना था अब तक आपकी कितनी क्लासेस हो चुकी है इको ये की? अभी ये मेरी सेकंड फर्स्ट क्लास है, क्लास। एक ही क्लास हुई है इससे पहले, ये सेकंड क्लास थी आज। और सर उसमें टॉपिक क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हुआ था, वो मतलब एक ही क्लास ली थी उसके लिए, इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी हेमंत बताइए क्या पूछना है। हेलो हाँ जी, सर, जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड है टेम्परेचर, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर वाली, वो समझ में नहीं आई। टेम्परेचर वाली स्लाइड समझ में नहीं आई। यस सर, सर इंपॉर्टेंस वाली उसके। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म क्या हो। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि कितनी तेजी से फैट प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स का डिकम्पोजिशन होगा या बॉडी में स्टोर होंगे, वो डिपेंड करता है। हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, जैसे गर्मी के अंदर आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो, हमारे ह्यूमंस का ही मेटाबॉलिज्म ले लो। गर्मी जब ज्यादा होती है तो आपको भूख कम लगती है ना, ठीक है, और सर्दी होती है तो भूख लगती है ज्यादा। तो यही एग्जांपल ले लो, एक मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है खाने को, कन्वर्ट नहीं कर पा रही कंज्यूमेबल फूड के अंदर, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है गर्मी में, हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे बढ़ जाता है। ठीक, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है कि कई प्लांट्स हैं जो टेम्परेचर लविंग प्लांट्स है, टेम्परेचर पे ज्यादा होगा तो तेज ग्रो करेंगे। कई प्लांट ऐसे ऐसे हैं जो टेम्परेचर कम होगा तब तेज ग्रो करेंगे। ठीक है, जो लेक्स होती हैं या रिवर्स होती हैं उनका थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन, या ओशियंस का थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ओशियन जो है वो टेम्परेचर की हीट, सन की हीट पड़ने की वजह से ऊपर से गर्म हो जाता है और नीचे से ठंडा। जैसे जैसे गहराई में जाते जाओगे ओशियन ठंडा 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 होता जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हर लेयर का टेम्परेचर सन ओशन की डिफरेंट है, और उस डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते होंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं तो वो गहराई में रहेंगे समुद्र की, जो गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं वो सरफेस पे रहेंगे समुद्र की। बात समझ आई? यस सर, आ गई। अच्छा, ऑलरेडी क्लास यार 15 मिनट डिले हो चुकी है, आई एम सॉरी। अगर मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बस रोहित, आई थिंक, सॉरी अगर किसी और का नहीं हो पाया तो रोहित बताइए जल्दी से क्या पूछना है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर वो पूछना था कि जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन कराया था वैसे सेकंड सेमेस्टर का भी रजिस्ट्रेशन करवाना। यार ये SOL में पूछना पड़ेगा, मैं 100% क्योंकि मैं आपको गलत एडवाइस नहीं देना चाहता, बट आई थिंक एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है एज फार एज आई नो। बट ये चीज एक बार मैं एक दो स्टूडेंट्स का और माइक ऑन कर रहा हूँ, किसी को पता है ये बात? कीमती आपका माइक ऑन किया, आपको पता है ये बात कि रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना है कि नहीं?
कीमती जायसवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी। सर सेकेंड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन, हाँ ये पूछ रहे हैं। अगर स्टूडेंट डैशबोर्ड में हमारे दिख रहा है ये मतलब 4 कोर्स सेकेंड सेमेस्टर का, तो फिर नहीं कराना है, जिसके नहीं दिखते उसे शायद करानी पड़ती है। आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस। आप एक बार रोहित ये चीज ना एसओएल में ही कंफर्म कर लो, बट आई डोंट थिंक ऐसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, इतना जितना मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि लेकिन ये अगर कंफ्यूजन में ऐसा ना हो ना कि मैं आपको बोल दूं नहीं कराना हो फिर कराना हो तो आपके साथ गड़बड़ हो जाए, तो एक बार ये चीज एडमिनिस्ट्रेशन में कंफर्म कर लो। हाँ कीमती, आप बताइए आपका कुछ क्वेश्चन है? सर मुझे पूछना था कि आपने जो फर्स्ट यूनिट में टॉपिक कवर किया था बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि मेरे पास सोल की तो बुक नहीं, इराक गुलूचा की बुक है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक लगा हाँ मुझे। वही एक्चुअली उसमें ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैंने एक टॉपिक उसमें मिस हो गया था, क्योंकि बुक तब तक मॉडिफाई नहीं हुई थी। वो प्रेजेंटेशन एक्चुअली 1 साल पुरानी थी, इस वजह से उसके अंदर मैंने चेंज अभी किए हैं। तो वो न्यू प्रेजेंटेशन में मैंने चेंजेस कर दिए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जल्दी। ठीक है। तो सर आपने जितने टॉपिक कवर किए थे उतना ही करना है ना? नहीं, उसके अलावा एक टॉपिक और है, वो मैं आने वाली क्लासेस के अंदर ना कवर करा दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक है, वो 10-15 मिनट लेगा, तो मैं कवर कर लूंगा आगे आने वाली क्लासेस में। ओके थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी 15-20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो अभी सॉरी मैं क्वेश्चंस और नहीं ले पाऊंगा। आप जो भी क्वेश्चंस हैं बाकी लोगों के नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू। निकाले ऊपर भी रखना हमें।